हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है Xiaomi की। तो Xiaomi ने भी एक अपना बड़ा मॉडल निकाल दिया है 1 ट्रिलियन पैरामीटर से ऊपर का। अभी तक Xiaomi हल्के मॉडल्स के बारे में बात कर रहा था, बट अब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बड़े मॉडल्स की तरफ भी जा रहा है। कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि भाई एआई की दुनिया में हम भी कुछ कर सकते हैं। बेंचमार्क्स की अगर बात करके चले, कोडिंग के अंदर ये चैट जीपीटी 5.4 और ओपस का 4.6 से कंपेरेबल है। बाकी अगर आप देखोगे सभी चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल दिखा रहा है। T3 बेंच में तो जीतता वो भी दिखाई दे रहा है सबसे। अब ये जो मॉडल है 1 ट्रिलियन पैरामीटर से ऊपर का है, जहां पर 42 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। 1 मिलियन से ऊपर का इसका कॉन्टेक्स्ट साइज है। अगर बड़े वाले मॉडल की बात करके चले तो यहाँ पर इन्होंने एक कंपाइलर बनाया पीकिंग यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज के लिए 4.3 आवर्स के अंदर, जहां पे 672 टूल्स कॉल करे गए और 233/233 का परफेक्ट स्कोर इन्होंने अचीव किया है। एक वीडियो और इन्होंने रिलीज करी है जहां पर अगर आप देखोगे ये एडिट कर रहा है पूरा पूरा, मतलब ये ब्राउजर ऑटोमेशन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ सकती है। मैंने आपको इस साल की स्टार्टिंग से बोला था कि भाई ये साल एजेंट्स का होने वाला है, जहां पर हम ह्यूमन को रिप्लेस होते हुए देखेंगे और सिर्फ बोलेंगे और वो काम होता हुआ दिखाई देगा। अब बहुत सारी चीजें करने लग गई है। अब ये स्केल होगा। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करके चलूं तो चैट जीपीटी ने अपना कंप्यूटर भी निकाल दिया है। चैट जीपीटी का ब्राउजर भी आ गया है। ब्राउजर क्या है? आप उसको ब्राउजर के अंदर बोलो कि भाई मेरे सफारी ब्राउजर के अंदर जाके ये कर दे, वो ब्राउजर के अंदर जाके टास्क कर रहा है। कंप्यूटर आपके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस ले रहा है। जैसे अगर मैं आज की बात करके चलूं तो मेरे आई मैक के अंदर ऑलमोस्ट मैंने 90 GB खाली किया है। मुझे खुद ढूंढना मुश्किल हो रहा था, यार सारे फोल्डर तो सही पड़े, क्या 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 है। मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को नहीं लगता कि इतनी स्टोरेज भरी होनी चाहिए, स्कैन कर मुझे बता कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। उसने कैश फाइल उड़ाई, बहुत सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाली जो कि शायद मुझे भी नहीं पता था। मैंने कभी एंड्रॉइड एसडीके इंस्टॉल कर ली होगी, डॉकर के अंदर भी बहुत कुछ इमेजेस सेटअप कर रखी थी जिसको मैं यूज नहीं कर रहा था। उसने बताया और उसने वो सब कुछ उड़ा दिया, पूछ के उड़ाया। पर बहुत बड़ी चीज है ना भाई। हम क्लाउड के अंदर भी यही चीज देख रहे हैं, चाइनीज मॉडल भी यही क्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के अंदर तो भाई एजेंट वाली दुनिया में तबाही हो रखी है। मैक मिनी आते हैं और बिक जाते हैं। इनफैक्ट मैक मिनी का रेट बढ़ गया है। मैक मिनी के अगर वेबसाइट के ऊपर जाते हो इस टाइम पे, एप्पल की साइट पे 64 GB से ऊपर का वेरिएंट ही नहीं मिलता आपको जो पहले मिलता था, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है। लोग कह रहे हैं भाई दो। जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। अगर मैं बात करके चलूं 1 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल की, तो बेसिकली 1 ट्रिलियन पैरामीटर के मॉडल को रन करने के लिए आपको 1 TB की वी रैम चाहिए। अगर मैं मैक की बात करके चलूं तो मैक की वी रैम इज रैम, क्योंकि वो यूनिफाइड मेमोरी के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपके पास में 1 TB की रैम होगी तो आप 1 ट्रिलियन पैरामीटर रन कर पाओगे। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, 1 ट्रिलियन एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं है, एक्टिव पैरामीटर्स तो 50 बिलियन है, 32 बिलियन है, 40 बिलियन है। तो सिंपल सी बात, 40-50 बिलियन के आसपास कहानी चल रही है। तो लॉजिकली आप 50 बिलियन मतलब 50 GB रैम के ऊपर, बी रैम के ऊपर मॉडल को एक बेसिक लेवल पे रन कर सकते हो। बट यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है, जब आप मॉडल को रन करते हो तो उसको एक साइड पे दो दो बार, कई बार तीन तीन एजेंट्स को भी आपस में मिला के बात करनी होती है, जिस चक्कर में ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो 100 GB रैम के अंदर आपका काम चल रहा है। जैसे अगर मैं चाइनीज बहुत सारे मॉडल है जो कि 30-32 एक्टिव टोकन के ऊपर 24 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पर 128 GB रैम है सफिशियंट सारा काम करने के लिए। तो आपने वो मॉडल को अपने सिस्टम के अंदर रन किया और भाई आपने उसको टास्क देके छोड़ दिया है। आपका वो सारा का सारा काम कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 128 वाला क्या 3 लाख रुपए का पड़ेगा मैक मिनी। 3 लाख में आपका एम्प्लॉय रिप्लेस हो गया। उसको 12 महीने की ईएमआई के ऊपर बांट लो तो आपको एम्प्लॉय मिल गया बहुत कम सैलरी के अंदर, जो कि सारा का सारा काम कर देगा। जैसे इनका मॉडल एडिटिंग कर रहा है, उसको पता है कहां पर टेक्स्ट लगाना है, कैसे एनिमेशन काम करते हैं, कैसे चीजें काम करती है। तो अगर एडिटिंग कर पा रहा है तो एक एजेंटिक एडिटर की जरूरत ही नहीं है आपको। आप एक्चुअली अपना एडिटर यूज करोगे, पीछे एजेंट सेटअप करोगे, वो आपके लिए काम करके दे देगा। टेंसेंट की बात करके चले तो उन्होंने भी 440 MB का एक मॉडल निकाला है जो कि फोन के अंदर रन हो जाएगा और 33 लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। इनका कहना है गूगल ट्रांसलेट से हम फास्टर है, लाइटर है और बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर आप ये चार्ट देखोगे चाइनीज के अंदर है, पर समझ में आ रहा है कि भाई कितना बड़ा साइज का मॉडल है और किस लेवल का स्कोर लेके आ रहा है। नीचे के साइड पे साइज आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो एक्यूरेसी टाइप की चीज मान लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इनके मॉडल्स है जो ब्लू के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो कम साइज के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट जो क्विन का 32 बिलियन पैरामीटर वाला है, डीप सीक का 3.2 वाला है, वो साइज बड़े हैं बट इस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बढ़िया चीज है। बट एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसके हिसाब से चाइनीज जो कंपनीज है, जो चाइनीज एआई मॉडल है, वो यूएस वाले मॉडल से पीछे रह गए हैं। अगर सीधा देखा जाए तो हाँ पीछे रह गए हैं, कुछ महीने पीछे चल रहे हैं। बट अगर इस पूरी रिपोर्ट को समझा जाए तो मुझे लगता है कि एक पूरी डॉक्टर्ड है, एक नरेशन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। अब ये चार्ट देखो, इसके अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो चाइनीज मॉडल है ये एकदम पिछड़ते जा रहे हैं। जो जीपीटी के लेटेस्ट मॉडल आया, जो ओपस का लेटेस्ट मॉडल आया, उसने एकदम पछाड़ के रख दिया है। हाँ, मैं भी बोलूंगा कि इस टाइम पे जो ओपस 4.7 आया है, जीपीटी 5.5 आया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाइनीज मॉडल अभी कंपेरेबल नहीं है, बट चाइनीज मॉडल पुराने वाले मॉडल से तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। जैसे अगर मैं 5.3 की बात करके चलूँ, 5.4 हाई इज वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि मान के चलो 5.5 के आसपास ही है, मीडियम के आसपास है। ओपस का 4.6 हाई, 4.7 के मीडियम के बराबर है। तो चाइनीज मॉडल जो है वो अभी 4.6 से compete कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं हो गया कि दुनिया बहुत पीछे निकल गई है भाई। जैसे चार्ट दिखा रहे, कहानी ऐसी नहीं है। हाँ, एक फर्क देखने को मिला है क्योंकि जितनी भी यूएस की कंपनीज थी उनको समझ में आ गया कि चाइनीज मॉडल इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। यूएस कंपनीज दबा के पैसा बर्न कर रही है, रिसर्च कर रही है, सब कुछ कर रही है, पर चाइनीज मॉडल आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्निक निकल के आई थी डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन का मतलब क्या था कि एक बड़ा मॉडल एक छोटे मॉडल को सिखाता है। बेसिकली इन्होंने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया, एपीआईज ली, उसको हिट किया और उसे सीखा वो कैसे बिहेव करता है, और बेस्ड ऑन दैट अपने मॉडल को रिफाइन कर दिया, जिसके चक्कर में चैट जीपीटी ने पूरी मेहनत करी और ये मजे कर गए। कहते नहीं, भंवरे ने खिलाया फूलों से रह गया राजकुमार, वही वाला सीन कर दिया। बट पिछले कुछ टाइम से कंपनीज को समझ में आ गया कि भाई ऐसा काम चल रहा है, तो उन्होंने वेरिफिकेशंस, एपीआईज रोकना, अकाउंट सस्पेंड करना, बहुत कुछ करना शुरू किया। और खाली चाइनीज कंपनी नहीं, एलॉन मस्क ने भी बोला है, जो उनका XAI है उसका ग्रॉक मॉडल बनाने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया गया है, यहाँ पर जीपीटी वगैरह का यूज किया गया है। उन्होंने बोला पार्शली, पूछा गया बकायदा और उन्होंने बोला है हाँ। उनका कहना है इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस है, कुछ नया नहीं किया हमने। और देखा जाए तो एक ग्रे जोन के अंदर भी आती है ना बुरी बुरी कहानी। आपने डायरेक्टली चोरी भी नहीं करी है, बट आपने चोरी भी करी है। आपने अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए पैसे खर्च किए हैं। बाकी ग्रॉक की बात करके चले तो उनका लेटेस्ट मॉडल आ गया है 4.3, जो बेंचमार्क्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो सस्ता बहुत है भाई। 1 मिलियन टोकन इनपुट के लिए $1.25 लिए जा रहे हैं, आउटपुट के लिए $2.5 लिए जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट आधे है पुराने वाले मॉडल से बात करके चले तो। ग्रॉक $4.26 लेता था 1 मिलियन आउटपुट टोकन का, जो कि अब $2.5 हो गया है। और बेंचमार्क में भी अगर आप देखोगे तो भाई इंप्रूवमेंट तो आई है। हाँ, चाइनीज वाले मॉडल जो अभी Xiaomi वालों ने निकाला है उससे पीछे दिखाई दे रहा है, Kimi 2.6 से पीछे दिखाई दे रहा है, बट अच्छा दिखाई दे रहा है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करके चले। बट अगर प्राइसिंग की बात करके चलो तो भाई प्राइसिंग में तो तबाही है ना, इतना सस्ता हो गया है। और कंपैरिजन देखो ना, जो ओपस हम सब शोर मचा रहे हैं उससे अगर कंपेयर करके देखो ग्रॉक कितना सस्ता है। अगर आप ये ग्रिड देखोगे तो इसके अंदर मिनी मैक्स को देखो, मिनी मैक्स भाई कम पैसों के अंदर अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है, और बहुत कम है। अगर ग्रॉक 4.3 की बात करके चले तो वो भी पुराने वाले सस्ता हुआ है, एक्यूरेसी और बेहतर होती हुई दिखाई दी है। बट प्राइसिंग टर्म में भाई एकदम ही जमीन आसमान का फर्क है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि भाई अब एक लेवल के ऊपर ना एआई इंटेलिजेंट हो गया है। एक बार में आंसर नहीं आएगा, 2 बार में आंसर आएगा। कई बार कॉस्ट कम भी हमारे लिए बेटर होती है बहुत सारे यूज केसेस के लिए। इंटेलिजेंस में 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ रहा है तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप ये इंटेलिजेंस वाला मैट्रिक्स देखोगे, ये जो इनका लेटेस्ट 4.3 आया है वो 53 के ऊपर है। उसके बाद GPT-4 ले लो, जेमिनी ले लो, ओपस ले लो, सबके सब 57 के ऊपर बैठे हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट इनका जो ऑडियो मॉडल आया वो भी बहुत सस्ता है भाई। अब कंपैरिजन देखो ना, इनका वॉइस एजेंट $3 के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर मैं 1 घंटे की बात करके चलूँ तो 11 लैब्स का स्टार्टर $18 पे बैठा है, प्रो लेते हो तो $10 के आसपास बात बन जाती है। ओपन एआई के टेक्स्ट टू स्पीच की बात करके चले तो $0.9 के ऊपर है। जो HD वाला मॉडल है वो 1.8 पे है। बट मुझे लगता है ग्रॉक वाला मॉडल थोड़ा बेटर है कंपैरिजन अगर हम इनसे करके चले तो।
11 लैब्स टाइप्स है, वहाँ पे अपनी मॉडल, अपनी ऑडियो को भी ट्रेन कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज़ अक्सर आपके लाता रहता हूँ, आपको सिखाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या-क्या हो रहा है। बाकी कर्सर की बात करके चले तो उन्होंने एक एसडीके निकाल दिया है जो कि कोडिंग एजेंट बिल्ड करने के काम आएगा। मैंने आपको फिर से बोला कि भाई हम एजेंट्स देखने वाले हैं इस दुनिया के अंदर। तो कर्सर ने पहले भी इसके ऊपर काम कर रखा है, ऐसा नहीं है एजेंट में नए घुसे, बट पूरा एसडीके निकालना एक नई चीज है। बहुत सारे लोगों ने अपना सिस्टम बना रखा है इनका जो एआई एजेंट है उसका यूज करके। अगर मैं मार्क ज़करबर्ग की बात करके चलूं तो वो उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं एआई एजेंट्स अच्छी बात है बट उसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इस टाइम पे एआई एजेंट्स टू कॉम्प्लेक्स टू यूज है। ओपन क्लाउड की बात कर लो, आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, 10 तगड़म मारने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि उस टाइप का एक एआई एजेंट बना पाए जो कि मेरी दादी मम्मी मम्मी सबके सब यूज कर पाए। सही बात है। अ, अगर मैं कोडेक्स की बात करके चलूं, रिलेटिवली ईजियर है। अ, अगर मैं क्लाउड के कंप्यूटर की बात करके चलूं तो वो भी रिलेटिवली ईजियर है। हाँ, ओपन क्लाउड वगैरह थोड़ा सा टफ है उसको सेटअप वेटअप करना, बट उसका भी एक हैक है। अगर मान लो आपको कुछ चीज सेटअप करनी नहीं आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ कर रहा था, उसके लिए कुछ एपीआई निकालनी थी कहीं से। अब मुझे आता ही नहीं भाई, वो एपीआई कहाँ से निकलेगी, कैसे बनाना है, कैसे नहीं करना। मैंने इनको बोला भाई मुझे नहीं आता, प्लीज कर दे, जहां लॉगिन वॉगिन करवाना होगा मुझे बता दियो, मेरे सफारी ब्राउजर के अंदर काम करियो। मुझे भरोसा है मेरे सफारी ब्राउजर पे, थोड़ा ट्रस्टेड है कि कुछ उल्टी सी चीजें नहीं होगी। उसने किया, वो सब कुछ एपीआई निकाली और मेरे को दे दी, मैंने लगा दी, काम हो गया। तो आप एआई एजेंट का यूज करके एआई एजेंट को भी सेटअप कर सकते हो। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करेंगे लोग, क्योंकि भाई वो सब पेड है और बहुत ही जल्दी खत्म होता है। जैसे अगर मैं कोडेक्स की बात करके चलूं तो थोड़ा सा काम किया मैंने आज, 50-60% डेली लिमिट चली गई मेरी। क्लॉड तो भाई तौबा तौबा है कसम से, उसमें तो मैं कई बार 2 चैट में ही खत्म कर देता हूँ उस पूरे पूरे को। क्लॉड का $20 वाला प्लान रखा है, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। $20 वाला मैंने ओपन एआई का भी अकाउंट ले रखा है, इनफैक्ट हमने मल्टीपल अकाउंट्स ले रखे हैं। अ, बढ़िया काम चलता है भाई, मतलब मुझे वे बेटर लगता है ओपन एआई वर्सेस एंट्रोपिक। शोर कितना भी मचा लो मार्केट के अंदर, ओ क्लॉड 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 क्लॉड, बट रियलिटी तो यही है। मेरे को चैट जीपीटी इमेज भी जनरेट करके देख रहा है, मैं कोडेक्स के अंदर भी इमेज जनरेट कर सकता हूँ, मेरे टास्क भी करके दे देता है। जैसे आज की बात बताता हूँ, मेरे ईमेल के अंदर बहुत सारे स्पैम्स पड़े थे। टीम मैनेज करती है, मैं मैनेज नहीं करता, पर मैंने उनको बोला भाई कर दो कर दो कर दो। फिर इनके अंदर ना आजकल कनेक्टर का ऑप्शन आ गया है, मैं अपना जीमेल कनेक्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो मैंने उसको बोला है कर दे। पहले मैंने सबसे पहले क्लॉड को बोला भाई कर दे, मैंने उसको पिछले 500 मेल ट्रैक कर और उसमें से जो जो हटाया हटा दे। कहता सॉरी मेरे पास परमिशन नहीं है, परमिशन ही नहीं है। फिर मैं गया कोडेक्स के पास में, मैंने कोडेक्स को बोला, उसने बोला कंप्यूटर यूज से कर लूं, मैंने कहा कर ले भाई, मैंने उसको एक्सेस दिया, वो गया कंप्यूटर खोला, वहां से उसने सब कुछ सिलेक्ट किया और सारा का सारा काम करके दे दिया। मतलब ये जो प्रिविलेजेस मिल रही है ना, ऑटोमेशन तो दोनों के अंदर आ गए हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्या आप एक वीडियो चाहते हो जहां पर मैं ये चीजें बताऊं कि कैसे हम ऑटोमेशन का बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे हम एजेंट्स का बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब सेटअप करना तो बहुत आसान है, 1 मिनट के अंदर सेटअप हो जाता है, बट हमारा यूज केस क्या क्या बन सकता है, उससे उससे क्या क्या यूज केस हो सकते हैं। बट वही है ना, मैं जब भी ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूँ व्यूज नहीं आते, इन पे आ जाते हैं। जब भी ट्यूटोरियल डाला है कभी व्यूज नहीं है मेरे पास में, सपोर्ट ही नहीं मिलता है। बाकी रेडिट यूजर की बात करके चले तो उन्होंने बताया ओपन क्लॉ ने उनकी एक्स को मैसेज कर दिया भाई बिना उनको बताए। आप ये चैट देखो भाई, ये बेसिकली ओपन क्लॉ टेलीग्राम पे सेटअप होता है, तो आप उसको बोल सकते हो, वो आपको रिप्लाई भी करता है मैंने ये कर दिया ये कर दिया, तो उसकी कॉन्वर्सेशन दिखा रहा है। मैंने सारा की स्टोरी 3 बार देखी और उसको मैसेज भी कर दिया। वो कहता भाई क्या कर दिया, कह रहा मैंने कहा है कि जेक बहुत अच्छा है इस टाइम पे, अच्छी जॉब कर रहा है, नए अपार्टमेंट में मूव हो गया है, 15 किलो लूज भी कर दिया उसने, और ये तुम्हारा इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। मतलब जो मैंने देखा ना हंस के पागल हो गया। यही खतरा है भाई एजेंट का। एक अच्छी साइड तो है, एजेंट में काम कर लो ये कर लो ये कर लो, दूसरी साइड पे उसको एक्सेस दे के आपके क्या क्या पासवर्ड लीक हो जाएंगे, क्या होगा पता नहीं भाई। एजेंट यूज करना है तो मुझे लगता है कि सामने सामने यूज करो, या फिर एक पूरी इंडिपेंडेंट डिवाइस सेटअप करो जहां पर अलग से एजेंट के लिए ईमेल आईडीज बनाया जाए, सब कुछ एजेंट के लिए बनाया जाए, आपको कोई रिस्क ना हो। अगर कल को ब्रीच भी होता है तो कोई बहुत बड़ा एक्सेस का कांड ना हो। जैसे अगर मैं क्लाउड कोड की बात करके चलूं तो उन्होंने एक कंपनी का पूरा डेटाबेस उड़ा दिया, बैकअप भी उड़ा दिया 9 सेकंड के अंदर अंदर। पॉकेट ओएस करके कंपनी है भाई, चल रही है, कस्टमर यूज कर रहे हैं, डेटाबेस उड़ा दिया। डेटाबेस मतलब जैसे आप
लॉग इन करते हो, अपना डेटा भरते हो वेबसाइट के अंदर, कुछ-कुछ भरते हो ना, वो सब उड़ गया, आपकी पूरी हिस्ट्री उड़ गई है। आप गेम खेल रहे थे, मान लो आपकी गेम के अंदर किस लेवल पे क्या बैठे थे, क्या हुआ था, सब उड़ गया। अब ये खबर आने के बाद में बहुत डिस्कशंस बैठी है, बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर बातचीत चल रही है कि भाई एआई एजेंट्स को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे यूज़ करना है। देखो, रियलिटी ये है, इस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज़ एआई एजेंट डिप्लॉय करके बैठी है ऑलरेडी। वो ह्यूमंस को निकाल रही है, एआई एजेंट रख रही है, क्योंकि वो बिजली के ऊपर चलते हैं, अनलिमिटेड काम करते हैं, लिमिटलेस काम करते हैं। आप ये कह सकते हो कि एपीआई की कॉस्ट आती है, बट एपीआई जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, एआई सस्ता हो जा रहा है, फास्टर हो जा रहा है, कम टोकन में बेटर रिजल्ट लाके दे रहा है। तो मान के चलो आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर ये चीजें भी और सस्ती होती हुई दिखाई देगी। एजेंट्स अभी के टाइम पे अगर मैं चाइनीज मॉडल का यूज करता हूँ, 8 घंटे, ये मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी एक टाइम पे, 8 घंटे के आसपास महीने भर उसको घिसता हूँ, बहुत सारा काम कराता हूँ, 8 घंटे काम कर रहा है एजेंट मेरे लिए, तो $300 के आसपास का खर्चा है। 30,000 रुपए मान लो, ठीक है, अपर लिमिट। 30,000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। अभी के टाइम पे इंडियन वर्कफोर्स के हिसाब से एक्सपेंसिव लग रहा है, बट जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, ये 50%, 20% में भी आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। लोकली चलने लग जाए तो कोई भरोसा नहीं है, कि मतलब एक डिवाइस लो, 2-2.5 लाख रुपए की, सेटअप करो, खत्म, भूल जाओ। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसके बाद में ये भी बात चलेगी एआई एजेंट्स को भी क्या क्या प्रिविलेजेस देनी होती है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, अब यूट्यूब चैनल का मैं एक्सेस दे सकता हूँ किसी को, मैं एडमिन हूँ, मैं एक मैनेजर एक्सेस दे सकता हूँ। मैनेजर एक्सेस के पास में लिमिटेड परमिशन होती है। एक एडिटर होता है, उसके पास लिमिटेड होती है। मैनेजर मतलब वीडियोस डाल सकता है, वीडियोस को अनलिस्ट कर सकता है। जो एडिटर होता है वो टाइटल चेंज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता है, इस टाइप की चीजें चेंज कर सकता है। तो एक व्यूअर होता है जो खाली देख सकता है। तो अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग प्रिविलेज होती है। तो ऐसी एआई एजेंट्स के लिए भी प्रिविलेजेस के ऊपर अब काम होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उसको किस लेवल की एपीआई का किस डीपर लेवल पे इंटीग्रेशन देना है, कोई एक्सेस देना है या नहीं देना, रीड राइट देना है, क्या देना है, अब इसके ऊपर भी काम होगा। और इसी साल होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये साल एआई एजेंट्स का है, तो यही देखेंगे हम। अगर गूगल की बात करके चले तो उन्होंने अपने डेवलपर्स को बोला है कि आपको एआई एजेंट्स के लिए काम करना है, ना कि ह्यूमंस के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भाई अब फ्यूचर एआई एजेंट्स ही है। तो हम बात कर रहे हैं कि शायद हमारी वेबसाइट के ऊपर भी क्रॉल नहीं होगा, मतलब हम एज अ यूजर में अपनी वेबसाइट किसी और की वेबसाइट पे जाके खुद नहीं ढूंढूंगा, मैं एजेंट को बोलूंगा भाई ये ढूंढ के दे दे, वो अपने आप ढूंढ के दे देगा। तो यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि हमारी जो वेबसाइट है वो एजेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। एजेंट फ्रेंडली, थोड़ा सा सोचो अभी एजेंट कैसे काम कर रहा है। मान के चलता 2-3 साल के बाद तो हम एजेंट का कुछ एपीआई लेवल भी बना देंगे, कि डायरेक्टली जब भी एजेंट आएगा तो उसको उस लेवल पे हिट करना है, उसके बाद एजेंट अपने आप ही मेरी वेबसाइट के एमसीपी से कनेक्ट कर देगा। बट अभी के लेवल पे बात करके चले तो नेविगेशन आसान होनी चाहिए, ज़्यादा माउस से चीज़ें हिलनी नहीं चाहिए, एलिमेंट्स इधर-उधर नहीं हिलने चाहिए, क्योंकि भाई उसने स्क्रीनशॉट लेना है आपका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको पता लगेगा मुझे यहाँ क्लिक करना है, तो वो वहाँ पे क्लिक करेगा। तो जितना सिंपलर वर्ज़न ऑफ द वेबसाइट होगा उतना बेटर है। कस्टमर के हिसाब से भी सोचना है, अगर रियल ह्यूमन आ रहा है, बट एआई एजेंट्स के हिसाब से भी सोचना है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों को चटाक वेबसाइट पसंद आती है, चिंगारियाँ निकले, चीज़ें ऐसे-ऐसे हिले, बट एक्चुअली वो बिज़नेस लाके नहीं देती है। जितनी सिंपलर वेबसाइट्स होती है, वो ज़्यादा बिज़नेस लाके देती है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की ऐड चलाई है, बहुत सारे लैंडिंग पेजेस की ऐड चलाई है। ऐड की बात करके चले तो फेसबुक का एमसीपी आ गया भाई, ऑफिशियल वाला। अनऑफिशियल ऑलरेडी गिटहब पे ऊपर पड़ा था, बट ऑफिशियल वाला आ गया है, जहाँ पर डायरेक्टली फेसबुक को हम चैट जीपीटी के साथ में, क्लॉड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक यूआरएल दिया है, आपको डेवलपर्स के अंदर जाके ऐप बनानी है, वहाँ पर लिंक डालना है, उसके बाद आपका लॉगिन पेज खुलेगा फेसबुक का, वहाँ लॉगिन करो, अपने पेजेस का एक्सेस दो, बात खत्म। फिर चैट से बोलो, आपके लिए एड्स बना के देगा, एड्स रन करके देगा, एड्स को टेस्ट करके देगा। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम पे एक्सेस नहीं मिला है, मतलब मेरे को नहीं मिला है, बाकियों का नहीं पता। ये यूएस के अंदर मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, उनको मिल चुका है, उन्होंने यूज़ किया है, कहते हैं अभी के लिए ठीक-ठाक चल रहा है, क्योंकि हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। मैंने बोला ना गिटहब पे पहले से ही रेपो पड़ी थी जिसको यूज़ करके काम हो रहा था। तो अभी के टाइम पे अगर एक्सेस नहीं है तो आप गिटहब की रेपो से भी काम कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐप वैप बनानी पड़ेगी, बट वो भी एजेंट कर देता है पूरा-पूरा काम, अगर आपको नहीं समझ में आता तो। गूगल ने एक अनऑफिशियल ऑफिशियल टाइप्स एमसीपी अपना निकाल ही दिया पहले ही। तो गूगल एड्स भी अब ऑटोमेट हो सकती है, फेसबुक भी हो सकती है। सही है ना, मतलब हम वही एजेंट वाली दुनिया की तरफ ही जा रहे हैं ना, जहाँ डायरेक्टली हमको फेसबुक ऐड सेटअप करने के लिए कट नहीं करना पड़ेगा। चैट जीपीटी बोलूँगा, भाई मेरा ये कैंपेन बना दे, ये एक्सेल फाइल है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ बना के मुझको रेडी करके दे, वो कर देगा।
तो जितना वो मजदूरों वाला काम होता था, बहुत सबसे बोरिंग काम होता है एड सेटअप वेटअप करना, वो हो जाएगा। स्ट्रैटेजी का काम रहेगा आपके हाथ में, बट वो मजदूरी वाला काम हो जाएगा। पिक्सल की भाई लोकेशन खो गई है, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना वो कुछ टाइम के बाद अपडेट करते रहते हैं, कोई फीचर को इधर से उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, क्योंकि उनको यूआई यूएक्स को टेस्ट करके देखना होता है कि कौन सा बेटर कर रहा है, वैसा कर देते हैं। बट एमसीपी होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो बस बोलूंगा वो अपने आप कर देगा मेरे लिए। इसके अलावा गूगल ने अपनी एआई ऐप निकाली है कॉस्मोस करके, 1.13 जीबी का साइज है भाई, लोकली चलेगी, कैलेंडर के सजेशन दे सकती है, डॉक्यूमेंट लिख सकती है, लिस्ट को ट्रैक कर सकती है। सबसे बड़ी चीज ब्राउजर एजेंट है, जहां पर हम ऑटोमेट कर सकते हैं टास्क को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइटर मॉडल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फोन के अंदर भी एजेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला ना एंड्रॉइड लेवल पे हम देखेंगे, एंड्रॉइड लेवल पे एजेंट देखेंगे, जहां पर हम गूगल को कुछ बोलेंगे वो हमारे लिए टास्क करेगा। अगर कोई फॉलो कर रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वैसा ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ। अभी के टाइम पे 35% जो नई वेबसाइट्स बन रही है वो एआई जनरेटेड है, और कहीं ना कहीं जो डेड इंटरनेट की थ्योरी है वो रियल होती हुई दिखाई देने वाली है। डेड इंटरनेट की थ्योरी क्या है कि अब इंटरनेट डेड हो रहा है, रियल ह्यूमंस इंटरनेट पे नहीं होते हैं, एजेंट ज्यादा होते हैं। ये पहले ही कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट आई थी, जहां पर 50% से ज्यादा जो वेब ट्रैफिक था वो एजेंट हो गया था, और अब तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा ये नंबर, शायद क्या पता 60 पर तो भी पहुंच गया हो। क्योंकि पिछले कुछ टाइम पे जैसे चैट जीपीटी की बात करके चले, ग्रॉक की बात करके चले, तो उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है अपने एजेंट्स को क्रॉल कराना में। मेरी वेबसाइट पे बताता हूँ, बहुत ज्यादा एजेंट का ट्रैफिक आता है इस टाइम पे, और मेरी वेबसाइट पे तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, फिर भी मेरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है। तो डेड इंटरनेट थ्योरी ये कहती है कि फ्यूचर के अंदर एजेंट ही एजेंट से बात करेंगे, ह्यूमन कुछ नहीं रहेगा, और इंटरनेट का कंटेंट फुद्दू हो जाएगा। मतलब फिर वो वाली दुनिया आ जाएगी जहां पे स्केर्सिटी वाली चीजें होगी, ह्यूमन इंटरेक्शन ही बहुत बड़ी बात होगी। आपको कुछ रियल मिलेगा तो वो अच्छा होगा। अभी जैसे हमने लिटमस करके एक प्रोडक्ट बनाया है, वेबसाइट है, आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो, एनवीपी टेस्टिंग के लिए है, वो फ्री है कंप्लीटली। तो वो जो लिटमस प्रोडक्ट बनाया गया है वो पूरा पूरा एआई से बना है, आइडिया भी एआई से सोचा था। बेसिक ब्रीफ दिया था कि मैं इसके अराउंड कुछ करना चाहता हूँ, बता क्या करूँ। उसने जो भी दिया मैंने कहा ठीक है बिल्ड करते, ओके गो हेड गो हेड गो हेड। मतलब आंखें बंद करके मैंने कोशिश करी कि क्या एआई से कुछ बन सकता है। अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है। हमने उसके ब्लॉग्स एआई से लिखे हैं, उसका कंटेंट एआई का है, कीवर्ड रिसर्च एआई से है, ऑप्टिमाइजेशन एआई से है, इमेज जनरेशन एआई से। इनफैक्ट अब यूट्यूब चैनल शुरू किया है वो भी एआई जनरेटेड है। कई लोग वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हिंदी नहीं आई है, आज वाली वीडियो में हिंदी आ जाएगी, क्योंकि ऑटो डब में अभी आई है, अपलोड करने के ऑप्शन में नहीं आई है। अगर आ चुकी होती तो मैं मल्टी लैंग्वेज कब की कर चुका होता। अभी सब्सक्राइबर बेस छोटा है, 5,000 के आसपास है। जब वो सब्सक्राइबर बेस 10,000 से ऊपर पहुंचेगा तब शायद हमारे को एक्सेस मिलेगा, फिर मैं मल्टी लैंग्वेज कर दूंगा। हर लैंग्वेज के अंदर, मतलब 20-25 लैंग्वेज के अंदर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। डेली एक वीडियो आ रही है, 5-6 मिनट 7 मिनट की एवरेज है, मान के चलो 4-4 मिनट की भी वीडियोस है। बस इतने ही देने हैं आपको टाइम। आपको रोज एक नया थॉट मिलेगा कि किस तरीके से बिजनेस रन करा जाता है। ये जो वीडियोस थी ये मैं मेन चैनल पे बनाना चाहता था, बट मन नहीं करता था, बहुत टाइम से डिले चल रहा था। तो मैंने इस पूरे पूरे काम को एआई पाइपलाइन में डाला और काम खत्म कर दिया। कैसे किया वो कभी बाद में बात करेंगे, कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट किया बना दूंगा कभी वीडियोस के ऊपर, थोड़े से कुछ नंबर्स बढ़ने तो वहां पे। अभी तो एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है कि भाई कितना रेवेन्यू आता है, कितने रुपए हमारी कॉस्ट लग रही है, क्या वायबल है या नहीं है, विदाउट सेलिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेच के, कोर्सेज बेच के तो काम हो सकता है, बट विदाउट सेलिंग द प्रोडक्ट क्या हो सकता है। बाकी गूगल का कहना है कि भाई उनकी जो सर्चेस है वो ऑल टाइम हाई पे जाती हुई दिखाई दी है, 19% नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अब देखो सर्चेस हाई का एक रीजन ये भी है कि इनका एआई सर्च वाला काम हुआ है। मैं भी पर्सनली बताऊं तो मैं कई बार अब सर्च मारता हूं, पहले मैं गूगल में सर्च मारता हूँ, फिर मैं वो एआई वाले पे क्लिक कर देता हूँ, वहां से मेरे पास कंक्रीट आ जाता है, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर पाता हूँ। जो मेरा पहले रिसर्च प्रोसेस होता था एक तरह से वही एआई के थ्रू मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, एक बार को आप 100% रिलाई नहीं कर सकते जो एआई रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, गूगल के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर रिलाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट गूगल के रिजल्ट्स पे भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट विकीपीडिया के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। क्रॉस चेक करना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन जरूर मिल जाती है। अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो उनका कहना है कि इस टाइम पे 80% कोड एआई ही लिख रहा है भाई। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है अगर कोडिंग की बात करके चले। हाँ, मुझे भी लगता है, मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ कि 100% कोड से सारा का सारा काम हो सकता है। अब लॉजिक्स होने चाहिए कि मतलब मुझे क्या करना है, क्यों करना है, ये चीज कैसे सॉल्व होगी, वो चीजें कई बार आपको समझानी पड़ती है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तगड़म ढूंढ लिया है, कुछ कर लिया है, काम हो जाता है। बाकी अगर आप ये सब सीखना चाहते हो ना तो हमारा एक कोर्स है एमवीपी इंजीनियरिंग के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप ले सकते हैं।
बाकी ओपन एआई वालों ने भी अपनी मार्केटिंग कुकीज को अनेबल कर दिया है फ्री यूजर्स के लिए। मतलब अगर आप फ्री चैट जीपीटी यूजर हो तो अब आपको वो ट्रैक करेगा क्या करते हो, क्या पसंद है क्या नहीं है। 90% जो यूजर्स है चैट जीपीटी के वो फ्री यूजर्स है। इंडिया में तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी गो ले लिया होगा, पर ग्लोबली 90% यूजर इनके ऐसे हैं। इनफैक्ट अभी जो चैट जीपीटी का इमेज 2 आया है ना, इंडिया नंबर 1 बन गया है भाई इमेज जनरेशन के अंदर चैट जीपीटी के अंदर। वैसे कोडेक्स जो है, कोडेक्स के अंदर एक नया फीचर निकाला गया है पेट करके, जिसको आप स्लैश मार के पेट लिख के इसको अनेबल कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर एक पेट आ जाएगा। अब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उस पेट से बिहेवियर पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर वो सोच रहा होगा तो मतलब थिंकिंग चल रही है, अगर कुछ कर रहा होगा तो उसका मतलब वो चल रहा है। अगर हम मेटा की बात करके चले तो उन्होंने रोबोटिक स्टार्टअप्स एश्योर्ड रोबोट इंटेलिजेंस को एक्वायर किया है। कितने रुपए में किया है अभी क्लियर नहीं है, बट ये लोग फाउंडेशन मॉडल बना रहे हैं कि किस तरीके से रोबोट प्रिडिक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन बिहेवियर को और उसके हिसाब से अडेप्ट होता है, और वो भी अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर। तो मेटा का भी यही विजन है कि सारी चीजों को बस अपने आप ही होने लग जाए, बस सारी चीजें अपने आप चले। अगर मैं यूनिट्री की बात करके चलूं तो उन्होंने एक डुअल आर्म ह्यूमनॉइड निकाल दिया है $4290 का। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 45,000 रुपए से नीचे में आपको रोबोट मिल जाएगा जिसके हाथ भी है, आंखें भी है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, दोनों हाथ है। बेसिकली वो बहुत ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं बनाया गया उसको, बट डेवलपर्स के लिए बनाया गया है ताकि डेवलपर्स उसके ऊपर काम कर सके। इसके अंदर मोटर है, सेंसर है, विजन सिस्टम है, वॉइस इंटरेक्शन है, नेविगेशन है। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, अगर 40,000 रुपए में आपको रोबोट मिल रहा है, 5 साल डाउन द लाइन जो मैं बोल रहा हूँ 10-12 लाख रुपए के अंदर रोबोट मिलेंगे जो हमारे घर के बहुत सारे काम करके हमको देगी। अगर मैं फिगर की बात करके चलूं तो उनका जो रोबोट है भाई सिर्फ कैमरे का यूज करके सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब आपको लग रहा होगा कैमरे का देख के सीढ़ियां चढ़ गया, भाई कैमरे से डेप्थ नहीं पता लगती, और डेप्थ के लिए लाइडर सेंसर्स वगैरह लगाए जाते थे, ये इन्होंने कैमरे से ही वो चीज क्रैक कर ली है। देखो मेरे हिसाब से मेटा वालों ने आज से 2-3 साल पहले एक टेक्नोलॉजी निकाली थी जहां पर रेगुलर फोटो के अंदर आप डेप्थ निकाल सकते हो। तो उन्होंने और ओपन था सैम वाला मॉडल जो इनका था, तो क्या पता उससे भी डेप्थ देखी गई हो। बट मेन बात है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाकी एप्पल की बात करके चले, जो उनके स्मार्ट ग्लासेस आ रहे हैं उसमें 2 कैमरे होने वाले, एक तो अच्छा कैमरा होगा जिसमें रिकॉर्डिंग होगी, एक वाइड एंगल होगा जो कि जेस्चर्स के लिए होगा, मतलब हाथ पाथ हिलाओ उसको ट्रैक करके उसके हिसाब से एक्शन करेगा। बढ़िया है भाई। मतलब बातें तो कुछ भी कर ले एप्पल वाले, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, जब तक इनका सीरी का नया अपग्रेड नहीं आता, एप्पल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पे नहीं आती, तब तक ये सब हवा की बातें हैं। क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा था इनके एयरपॉड आ रहे हैं जिसके अंदर कैमरा लगा होगा, शायद यही वाला होगा जो हमारे सेंसर वेंसर आसपास का एटमॉस्फेयर समझ जाएगा। बट जब तक सीरी का नया अपडेट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते। अगले महीने है इवेंट भाई, लेट्स सी क्या होता है। बाकी एप्पल के फोन के अंदर जो कैमरा है उसके लिए डेडिकेटेड सीरी मोड आने वाला है जहां पर डायरेक्टली सीरी को आप अनेबल कर पाओगे। अब क्या होगा यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ी सी, मैंने अलग अलग जगह पे पढ़ा। मेरे को क्या लगता है, अगर ये वो वाली चीज है जो कि हर जगह पे बोली जा रही है, जो गूगल लेंसेज नहीं करता कि भाई आप खोल लो और एप्पल इंटेलिजेंस बता देगी आपको क्या 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 है, उस टाइप वाला सीन है तो बहुत फुद्दू चीज है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी भी हम एप्पल के साथ में कर सकते हैं बटन दबा के। अगर ये कैमरा फोटो खींचने वाला सीन है जो कि पिक्सल डिवाइसेस के अंदर है, जो मुझे रीफ्रेम करके बताएगा ऐसे खींच लो ऐसे खींच लो, और उसको ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो बढ़िया होगा। बाकी एक कंपनी है गैलेक्सी स्पेस करके, उन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट भेज दिया भाई। 190 केजी का भाई ये सैटेलाइट है। यहाँ पर सार लगाया गया, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो कि इनका खुद की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जहां पे 3 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल और रेडार सेंसर से। इन्होंने अंदर जेटसन और आयन का एआई डाला हुआ है, जेटसन की जो डिवाइस आती है एआई वाली वो अंदर लगा दी है और उसके साथ में ऊपर भेज दे, और ठीक है ट्रैकिंग वैकिंग करेंगे, जो वेदर फॉरकास्टिंग है उस चीज के ऊपर काम करते हुए दिखाई देगी। अभी एक भेजा है, फिर अपनी कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स भेजने का इनका प्लान है। अगर हम एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने अपना क्लाउड सिक्योरिटी का बीटा रिलीज किया है, जहां पे हम ओपस 4.7 मॉडल का यूज करके अपने कोड के अंदर बग्स ढूंढ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी पब्लिक बीटा है, मैंने पर्सनली टेस्ट करके नहीं देखा है क्योंकि मुझे लगता है कोई मेरा बेसिक प्रोजेक्ट भी होगा वो भी नहीं इसके अंदर चलेगा। ये आधे के अंदर ही कहेगा कि भाई आज के क्रेडिट खत्म, अपग्रेड करो या फिर कल आना। बाकी एंट्रोपिक वाले अपने खुद की कस्टम एआई चिप बनाने का प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है बनानी चाहिए और अपने मॉडल्स को सस्ता करना चाहिए। बहुत अनाप शनाप रेट है। अ, मैं ही था जो आज से 3 महीने पहले बहुत तारीफ, 3 महीने में हुए 2 महीने 1.5 महीने पहले बहुत तारीफ करता था
बट अब मुझे लगता है कि इनकी इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, प्रिसाइज़ली बोला जाए तो। जब तक ये पैसे लुटा रहे थे तब तक मैं बहुत खुश था। लूटो, लूटो, लूटो। जब ये अब कह रहे हैं कि भाई मुझे भी कमाना है, तब मैं कह रहा हूँ भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है। दूसरी साइड पे ओपन एआई वालों ने भी अपना खुद का साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म साइबर को इस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर दिया है, मतलब सबको नहीं दिया जा रहा। वही माइथॉस वाली बातें है, इन्होंने भी क्लाउड वालों ने भी माइथॉस निकाला, सबको नहीं देखे भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये भी वही वाली बातें कर रहे हैं, मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग। बाकी रशिया के एक इंजीनियर है, उन्होंने आयरन मैन सूट बना लिया भाई। 2018 से वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, वेरिएबल फंक्शंस बनाए हैं। अगर आप ये वीडियो देखोगे, देखो भाई, हाथ से हवा छोड़ने वाला आयरन मैन रोबोट गुड है भाई। हाइड्रोजन का रिएक्टर लगाया गया है बॉडी के अंदर। अगर आप ये फोटोज देखोगे तो भाई देखो ना भाई, एकदम एआई जनरेटेड फोटोज देखने को लग रही है, ऐसा लग रहा है एआई से बनाई हुई है, बट ये रियलिटी है। इसके अलावा आज.com की बात करके चले तो 30 सालों के बाद में भाई वो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1996 में शुरू हुआ था, पहले सर्च इंजन में से एक था जो कि नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम करता था। 2005 में इसको आईएसी ने खरीदा, उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया। पहले इसका आस जीस था, उसके बाद में जीस हटा दिया गया, खाली आस रखा गया। फिर कंपनी ने उसको पिवट कर दिया प्रोडक्ट सर्च, बहुत सारी चीजों के ऊपर। 2010 तक कंपनी की लीडरशिप ने बोला कि भाई आज.com अब कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है, गूगल से हम compete नहीं कर सकते, कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर रहा अभी ये, और फाइनली अब उसको बंद कर दिया गया है। मैंने पर्सनली आज.com यूज नहीं किया। आज.com सिर्फ तभी यूज किया है जब अब शायद वो दुनिया किसी को पता नहीं होगी, नए वाली जनरेशन को खासकर। जब आप ब्राउजर यूज करते थे ना, तो ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाती थी, साइड बार्स, ऊपर टॉप बार्स, कुछ भी इंस्टॉल हो जाता था। उसके बाद में उसमें डिफॉल्ट सर्च इंजन चेंज हो जाता था आपका अपने आप ही, बिना पूछे। बहुत ही ग्रे हैट टेक्निक्स होती थी। तो जब भी आप कुछ सर्च मारते थे तो गूगल पे नहीं होता था, आज.com पे होता था। तो आज.com याहू के ऊपर, इन दोनों के ऊपर होता था। जो है मेरी वाला जनरेशन वाला बताना भाई कमेंट सेक्शन में। बाकी जापान की बात करके चले तो उन्होंने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिए हैं अपने दांतों को उगाने के ड्रग के। ये हमने पहले भी बात करी थी न्यूज के अंदर कि भाई एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा जिसकी वजह से दांत उगता हुआ दिखाई देगा। तो अभी उसके ह्यूमन ट्रायल और एडवांस लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के ऊपर भी टेस्ट किया जाएगा इसको। जिन बच्चों के दांत ही नहीं उगते, कभी नीचे अंदर कुछ जबड़े कुछ होता ही नहीं है, उसको टेस्ट करके देखा जाएगा कि क्या होता है। बाकी इसी के साथ में हमारी ये आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।